जयपुर से खबर है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा के निर्देश पर चलाया गया अभियान शहर में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर पुलिस की सख्ती। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज कार्रवाई की गई और एफआईआर श्यामनगर सिंधी कैंप और सुभाष चौक थाने में 2 थार और 1 पिकअप वाहन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अन्य उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के खिलाफ भी की जा रही है एफआईआर दर्ज। जयपुर से इस वक्त की ट्रैफिक से संबंधित ये बड़ी खबर, जहां पर श्यामनगर सिंधी कैंप सुभाष चौक थाने में 2 थार और 1 पिकअप वाहन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई नियमों के उल्लंघन के चलते इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और कई वाहनों को जब्त भी किया गया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहर में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर पुलिस का सख्त एक्शन और इस थार पर और थार चालक पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और थार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्यामनगर सिंधी कैंप और सुभाष चौक पर इन वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि अन्य उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के खिलाफ भी लगातार अभियान जारी है। और अब जयपुर से खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार जयपुर जिले में पंच गौरव से जुड़े स्थल, उत्पादों और विशिष्टताओं के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जयपुर जिले के पंच गौरव विषय पर आधारित जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का व्यापक और सफल आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 5,933 विद्यालयों के कुल 1,88,222 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह के अनुसार यहां पर प्रतियोगिता में 2,999 राजकीय विद्यालयों के 94,784 और 2,934 निजी विद्यालयों के 92,438 विद्यार्थी शामिल रहे। और जयपुर से खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण की 217वीं भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक संपन्न हुई। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक में कई महत्वपूर्ण भूमि आवंटन के निर्णय लिए गए और जयपुर मेट्रो फेज 1C परियोजना के लिए 7,700 वर्ग मीटर भूमि स्वीकृत की गई। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारपुरा के भवन के लिए ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू में 2,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। सैनिक कल्याण भवन के लिए गोलोक यहां पर नगर योजना में पहले आवंटित भूखंड को निरस्त कर फैसिलिटी F9 क्षेत्रफल 5,160.91 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। समिति ने सभी प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो जयपुर से एक खबर, जहां पर जेडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई, जहां पर मेट्रो फेज 1C के लिए भूमि स्वीकृत की गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा के 2,000 भूमि के क्षेत्र में इस निर्माण को करवाया जाएगा। भूमि एवं संपत्ति आवंटन को लेकर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और जयपुर से खबर है। दूदू से खबर है, जहां पर देखिए जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने नॉकआउट अभियान के तहत मोखमपुरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 किलो 375 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है और एक नशे के व्यापारी जगदीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि सूचना तंत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर नेशनल हाईवे 48 गिदानी के पास एक निजी होटल पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी के नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस जांच कर रही है। साथ ही होटल मालिक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर दिया गया है।
बीकानेर के सर्वदीय बस्ती क्षेत्र में बड़ी खबर आई है। घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का मृतक शव और यहां पर गोविंद मोहनगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस असहाय सेवा संस्थान के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस की निगरानी में शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस कर रही है मामले की पूरी जांच। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां पर फंदे से झूलता मिला युवक का शव और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। घर में फांसी के फंदे पर युवक का शव झूलता मिला। मृतक गोविंद मोहनगढ़ का निवासी बताया जा रहा है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बालोतरा की सिवाना से खबर है। बालोतरा रोड पर स्थित एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में शाम करीब 5:45 पर अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। आग में लगभग 15 लाख रुपए के कपड़े और 40,000 रुपए नकदी जलकर राख हो गए। आसपास के ग्रामीणों और नगरपालिका के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन बालोतरा से अग्निशमन दल देर से पहुंचा। दुकान मालिक ललित ओझा ने बताया कि वे घर पर थे और इस दौरान दुकान में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा होकर हालात का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस और संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुरा के शोकारी गांव में एक युवक की नाले में डूबने से मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर से खेतों की ओर पानी पिलाने गया था, तभी अचानक युवक का पैर फिसल गया, जिसके चलते वह पानी से भरे नाले में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेखारी का रहने वाला वो अपने खेतों में पानी पिलाने गया था। वात्रक नदी के किनारे उसके खेत है, वहाँ नदी किनारे किनारे जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल जाने से वो नदी में गिर गया और डूब गया। उसने चिल्लाया आसपास में, मगर जो बचाने वाले वो बचा नहीं पाए और वो डूब गया। और सिरोही से खबर है। रानीडी रोड पर एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ पैदल जा रही थी, तभी पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने नियंत्रण खोते हुए बच्चे को चपेट में ले लिया। परिजन और आसपास के लोगों ने तुरंत घायल बच्चे को रेवदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की। और अब टोंक के उनियारा से खबर है। उनियारा उपखंड क्षेत्र में ओलावृष्टि का दौर जारी। ओलावृष्टि से किसानों में मायूसी और चिंता की लहर। अलीगढ़ के अनुवार नगर क्षेत्र में फसलों में नुकसान की जताई जा रही आशंका। क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। तो टोंक के उनियारा से ये बड़ी खबर, मौसम संबंधित ये खबर, जहां पर ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी है और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि फसलों की नुकसान की यहां पर आशंका जताई जा रही है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। क्षेत्र में फसलों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है और लगातार क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उनियारा उपखंड क्षेत्र में ओलावृष्टि। और अब धौलपुर से खबर है। करीब 6 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धौलपुर ने बड़ा फैसला सुनाया है। डीजे कोर्ट ने 1560 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। ये मामला दिनांक 15/3/2020 की बात है। एसएचओ कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक मुरैना की तरफ से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस पर एसएचओ कोतवाली ने सागरपाड़ा चौकी पर नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1560 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जिसमें आज न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मुलजिम आमिर और महराज को दोषी मान एनडीपी 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 20-20 साल के कारावास की। और देखिए, जोधपुर से खबर है। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर निकाली जा रही है संवैधानिक अधिकार जागरूकता पैदल यात्रा। आज जोधपुर पहुंची और ये पदयात्रा 14 तारीख को बाखासर बॉर्डर से शुरू की गई थी। जोधपुर पहुंचने पर पदयात्रा सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग पर रुकी, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर सोनम वांगचुक की
तत्काल रिहाई की मांग उठाई है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे ताराराम मेहना ने कहा कि ये यात्रा न्याय संवैधानिक अधिकारों के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कलेक्ट्रेट जाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पालिका पे ही नहीं, हमें कार्यपालिका पे भी पूरा विश्वास है, पुलिस और प्रशासन पे भी विश्वास है, मीडिया के ऊपर भी विश्वास है। किसी भी चीज का हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की दमनकारी नीतियां रखते हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमें पूरी आशा है, लेकिन वहां पर भी उन लोगों का प्रभाव है। ये बात आप लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा बहुत हमें जो है एक न्यायिक प्रक्रिया को साथ देने के लिए ये इस अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में नगरपालिका ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की। 4 बुलडोजरों ने भगत सिंह सर्कल से बावड़ी तक स्थायी अतिक्रमण हटाते हुए दर्जन से अधिक दुकानों और बीसीएमएचओ कार्यालय की दीवार और अस्पताल की बिल्डिंग को जमींदोज किया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश कीचड़ के निर्देशन में यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के तहत की गई। अतिक्रमण हटाने से पहले 80 से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए थे और लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया था। कार्यवाही के दौरान विद्युत सप्लाई बंद की गई और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं हजारों लोग कार्रवाई देखने और वीडियो बनाने के लिए मौके पर जुटे। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का किया भंडाफोड़। मार्वल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान हुई ये कार्रवाई। जांच के दौरान कंटेनर में मिली शराब की खेप और हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 200 कार्टन किए गए बरामद। हरियाणा से गुजरात ले जा रही थी ये शराब की कार्टन और पुलिस ने कंटेनर जब्त कर तस्कर को दबोचा। हरियाणा के लोहारू खरखरी निवासी जयदीप सिंह को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। रीको थानाधिकारी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा जिले के डुंगरा छोटा में आज फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लेकर आवेदन किए। कैंप के दौरान कुल 40 से अधिक फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 30 लाइसेंस मौके पर ही वितरित किए गए। वहीं कैंप में फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर और मयूर लबाना भी उपस्थित रहे। खास बात यह रही कि दोनों अधिकारियों ने आज ही ज्वाइनिंग करते हुए डुंगरा छोटा में कैंप का आयोजन किया और आमजन को तुरंत लाभ पहुंचाया। कैंप के माध्यम से स्थानीय दुकानदारों, होटल, ढाबा संचालकों और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को फूड लाइसेंस से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की और वहीं पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। नोक से सावरा गांव जाने वाली सड़क मार्ग पर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया दे रहा हादसे का निमंत्रण और हाईवे के निर्माण के समय क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया। और अगर उसके ऊपर से कोई बड़ा वाहन गुजरे तो ये पुल के टूटने का बड़ा हादसा माना जाएगा। और वहीं समाजसेवी देवदत्त सावरगांव ने बताया कि ये पुलिया कभी भी टूट सकती है, समय रहते इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ऐसे में नेशनल हाईवे के ऑफिस से यहाँ पर पास में होने से स्थित होने के बावजूद यहाँ पर हाईवे अधिकारियों के ध्यान से बाहर है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। और अब बालोतरा के बायतू से खबर है, जहां पर बायतू मारवाड़ क्षेत्र में श्रद्धेय लोक देवता सिद्ध खेमा बाबा के वार्षिक मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा और उपखंड मुख्यालय स्थित भव्य खेमा बाबा मंदिर में सुबह मंगल आरती के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। राजस्थान, गुजरात सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग दर्शन पंक्तियों की व्यवस्था की गई। पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन को पहुंचे भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मेले की व्यवस्थाओं में मंदिर कमेटी अध्यक्ष चोनाराम कड़वासरा, सचिव डूंगर राम काकड़ और सहित समिति सदस्य सक्रिय रहे। एसडीएम कल्पित शोराण, सीओ शिव नारायण चौधरी और थानाधिकारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई ने
मेले की निगरानी की। पूर्व संध्या पर जागरण, भजन और भोपा नृत्य ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। एक साल में 2 बार भरा जाता है और यहाँ आसपास ग्रामीण क्षेत्र से श्रद्धालुओं का विशेष ठीक है। भोगोजी महाराज की माला फेरता, सेवा करता है। पुराना मंदिर, ये मंदिर की सेवा करता है। फिर बाबे के धारण दुरेदा तप चकी भाई गोई ने भाकर में गोई ने भाकर तप चकी जे डोगरे का चमत्कार हुआ आया पाचा अटे रहे होता कोई बिच्छू दम खांसी या कोई सांप खाती तो अड़े को बाबू बसन देता, तौती बांध देता, ठीक होता है। बाकी अन्य सब धाम करने आपकी तौती बांधता, अन्य को कौन। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रबी 2025-26 सत्र में पर्याप्त सिंचाई पानी न मिलने से नाराज नहरी किसानों ने जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को 2 सूची यहां पर मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में परामर्शदात्री समिति की बैठक में जैसलमेर जोन को 1700 क्यूसेक पानी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन नवंबर से लगातार 25-30% कम पानी ही मिल रहा है और जनवरी से हालात और गंभीर हो गए, जिससे पकाव के मुहाने पर खड़ी रबी फसलें सूखने के कगार पर आ गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पर्याप्त पानी नहीं मिला तो फसलें खराब होने और आर्थिक नुकसान होने के साथ उग्र आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। जिला कलेक्टर नहर विभाग ने किसानों से वार्ता कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जबकि करीब 300 किसान धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अपने 2 सूत्री मांग पत्र के साथ जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन देकर आए हैं। उस ज्ञापन के ऊपर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और बीकानेर से जो रेगुलेशन के अधिकारी आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अभी समय मांगा है कि हमें आपकी मांगों पे विचार करने के लिए हमें कुछ समय दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। और रही बात जो नुकसान होने की, तो नुकसान तो हो ही रहा है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। आज अब जिस जगह बैठे हैं, आज का जो तापमान है वो भी 30 डिग्री हो रहा है। तो इस वक्त जो फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और उस वक्त पर अगर पानी नहीं मिलता है तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यानी कि जो किसान ने अपना, आज से 4 महीने पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें अधिकारी और प्रतिनिधि और हमारे प्रतिनिधि सबने मिलकर ये तय किया था 2100 से 1700 क्यूसेक पानी आपको देंगे किसी भी हालत में। उस भरोसे पे हमने खेती की और जो बारियां हमारे को आज तक मिली उस पे हम सही रहे। आज जब फसल पकने पे आई तब जाके सरकार ने हाथ पीछे कर दिया। आज पानी नहीं, हमको कहते कि 400। धौलपुर से खबर है, जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन करीब 10 बजे आसमान में काले बादल छा गए और जिले भर में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। शाम करीब 5 बजे तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। करीब आधे घंटे की बारिश से कई सड़कें दरिया बन गई और निचले इलाकों में घरों में यहाँ पर पानी भर गया। जल भराव के कारण वाहन बंद होते नजर आए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई थी और मौसम विभाग ने भी बदलाव के संकेत दिए थे। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ गया। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई, क्योंकि रबी सीजन में गेहूं की फसलें यहां पर इस समय पानी की जरूरत मांगती है। और अब चौंक की निवाई से खबर है, पीपलू विधानसभा क्षेत्र में झिलाई में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करते हुए विधायक राम सहाय वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का विधि विधान से शिलान्यास किया। करीब 8 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा देगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक वर्मा ने कहा कि सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह सजग है। 65 वर्ष पुराने इस अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन देना उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें, नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विधायक ने सरकार की पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस नीति पर भी जोर दिया और इसी अवसर पर उन्होंने ढानी जुगलपुरा में नवनिर्मित आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण भी किया और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे। आज 8 करोड़ 32 लाख की लागत से जमीनों की दिक्कत होने की वजह से पिछले 5-6 महीने से जमीन चिन्हित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को बढ़ाते तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं बढ़ता, वो 150 साल के लिए बढ़ता है।
फिर हमने प्रयास किए स्कूल की बिल्डिंग दिलाने के, स्कूल की बिल्डिंग के ऑर्डर हो गए, अस्थायी आदेश हुए, लेकिन वो स्थायी भी हो जाएंगे क्योंकि जब ये बिल्डिंग वहां जा चुकी है हॉस्पिटल। और टॉक से खबर है, कोतवाली थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर के रामकृष्ण मंदिर के पास स्थित एक दुकान को 3 नकाबपोश चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार देर रात 3 युवक दुकान के बाहर पहुंचे और शटर तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद बेखौफ होकर गले में से करीब रखी 4 लाख रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। चोरों की सूचना पर जब दुकानदार मौके पर पहुंचा तो टूटा शटर और बिखरा सामान देखकर हैरान रह गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और इस वारदात से इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेरे पड़ोसियों ने ये कहा कि आपके भाई की दुकान के ताले टूट गए। जब मैं 5:30 बजे आया तो देखा कि शटर 2 फुट ऊंचा हुआ है और जब मेरे खुद के कैमरे जब चेक करे ना उसमें तो उसमें पूरी तरह से क्लियर फुटेज है। बाकायदा एक लकड़ी लाए हैं लोहे का, वो था, शटर 2 फुट ऊंचा करा, अंदर गए। जिस रेट में मुझे किसी पार्टी को पेमेंट देना था तो मेरे 4.5 लाख रुपए उसके अंदर रखे हुए थे। बाकायदा कैमरे में क्लियर दिख रहे हैं। वो 5:30 बजे मेरे पड़ोसियों ने ये कहा कि आपके भाई की दुकान के ताले टूटे। और जयपुर से खबर है, राजस्थान बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने ली बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने ली भाजपा विधायक दल की अहम बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर हुई भाजपा विधायक दल की यह बैठक। सदन की रणनीति पर बीजेपी विधायकों ने किया मंथन। बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों को दिया गया रात्रि भोज। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायक दल की अहम बैठक ली है। मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सदन की रणनीति पर बीजेपी विधायकों को किस तरीके से मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके से कौन से विषयों पर जो है तमाम जानकारी देनी है, उसको लेकर इस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम शर्मा ने यहां पर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक लेते हुए बैठक को संबोधित किया। सीएमआर पर हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन दिया। जयपुर से सीएमआर की ये तस्वीरें, जहां पर मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए और तमाम विधायकों के साथ यहां पर मंत्रणा की और तमाम विषयों को लेकर मंथन किया। सीएम भजनलाल शर्मा की विधायक दल की बैठक का आयोजन और तमाम क्षेत्र से ये विधायक सीएमआर आए और इस बैठक में शामिल हुए, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे सीएम भजनलाल शर्मा के साथ साझा किए। राजस्थान बजट सत्र की शुरुआत से पहले यहां पर आज सीएम भजनलाल शर्मा के साथ भाजपा विधायक दल की बैठक। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, आज सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की जो बैठक ली है उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से बीजेपी विधायक दल के जो सदस्य हैं उनके साथ सीएमआर में सीएम ने किस तरीके की चर्चा की और किस तरीके का मंथन किया? देखिए, कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र की रणनीति बनाने के लिए, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए सरकार को किस तरह अपना पक्ष रखना है, मंत्रियों को अपनी किस तरह बात रखनी है, विपक्षी तमाम जो सियासी हमले होंगे उनका किस तरह जवाब देना है, उसको लेकर चर्चा हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ साफ सभी को कहा है कि आप तैयारी के साथ आइए और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो काम किए हैं उनका आपको ध्यान होना चाहिए, उनका आपको जानकारी होनी चाहिए और सदन में किसी भी तरह से कोई भी आपको किसी बैकफुट का आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत काम किया, डटकर मुकाबला करिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, ऐसे में मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो सके। प्रयास सरकार का ये रहे, सत्ता पक्ष का ये रहे कि सदन बाधित ना हो, विपक्ष के जवाबों का जवाब दिया जाए, मंत्री तैयारी के साथ आए। इन सभी बातों पर चर्चा हुई है गुरु, क्योंकि मकसद ये है सरकार का कि ये बजट सत्र है, अहम सत्र है, ऐसे में दिन में सर्वदलीय विधायक दल की बैठक और इसके बाद भाजपा दल की बैठक। मकसद यही है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना, ताकि ये अहम जो बजट सत्र है इसमें सरकार जो कई क्योंकि अहम विधेयक लाने वाली है, ऐसे में उन विधेयकों को पारित कराना है। साथ ही कई जनहित के फैसले होने हैं। सबसे बड़ी जो जन आकांक्षा हुआ केंद्र है विधानसभा, उसमें उस पतन पर प्रदेश की एक खुशहाली के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो कानून लाए जाने हैं, तमाम जो विधेयक लाए जाने हैं, वो सही तरीके से आ सके और सार्थक चर्चा हो सके और चर्चा से
जन कल्याण के रास्ते निकल सकें, जनता के हित के फैसले हो सकें, इसी मकसद के साथ आज विधायक दल की बैठक हुई है। और साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह से आपको विपक्ष के हमलों से घबराने की जरूरत नहीं है, आपका तैयारी होनी चाहिए, पूरा होमवर्क होना चाहिए। मंत्रियों का है कि आप अपने तैयारी के साथ आए, तमाम जो विधायक सवाल करते हैं उनके भी जवाब मिलने चाहिए, ताकि सदन में जो सवाल किया जाए क्योंकि उसका असर पड़ता है, जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका एक फर्क देखने को मिलता है। लिहाजा मंत्रियों को तैयारी के लिए कहा गया है, विधायकों से भी कहा गया है कि वो अपने क्षेत्रों को लेकर सजग रहें और सदन का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ चर्चा हुई है। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने हेरोइन चिट्टा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जब्त की गई स्कॉर्पियो गाड़ी से एक विदेशी ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि 24 जनवरी को जंक्शन थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 3 आरोपियों को 188 ग्राम हेरोइन चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में इनके बॉक्सर गैंग से जुड़े होने का भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद गैंग के 3 और सदस्य गिरफ्तार किए गए और जांच में सामने आया कि आरोपी गैंगस्टर गोलू पंडित की हत्या का बदला लेने की फिराक में थे और इस कार्रवाई में संगरिया थाना टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शामिल रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, आगे और भी बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 188 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की थी, जिसमें अनुसंधान के दौरान एजीटीए की टीम, पुलिस थाना संगरिया और हनुमानगढ़ जंक्शन की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व में 3 आरोपियों से। श्रीगंगानगर के रावला से खबर है। रावला क्षेत्र के 2KND के पास स्थित एक नर्सरी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। युवक रावला क्षेत्र में 365 हेड स्थित एक फर्नीचर दुकान पर काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के रावला पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर ATS मुख्यालय से। खबर है IG विकास कुमार की ऑपरेशन मदोत्तेजना के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी थाना का वंचित इनामी बदमाश दबोचा गया। आवेश उर्फ अरमान को ATS ANTF टीम ने गिरफ्तार किया है। MP पुलिस की सूचना पर की गई संयुक्त कार्रवाई। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की सूचना पर पहुंचा था आरोपी और क्रिकेट का शौकीन आवेश प्रतापगढ़ के कोटड़ी गांव से पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, MP पुलिस की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाश को दबोचा है और क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की सूचना पुलिस को मिली थी, जहां पर आरोपी आने वाला था और इसी दौरान संयुक्त कार्रवाई करके आरोपी को पकड़ा गया। और अब देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। UCC लागू होने के बाद राज्य में हलाला, बहुविवाह और अन्य कुप्रथाओं के कोई मामले सामने नहीं आए। प्रतिदिन 1400 से अधिक विवाह पंजीकरण हो रहे हैं। अब तक कुल 4,74,447 विवाह पंजीकृत किए जा चुके हैं। UCC की सेवाएं 22 भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी प्रक्रिया मिल रही है और इस कानून ने समानता और समरसता की नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह कानून केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय, समानता, गरिमा पर आधारित नई सामाजिक चेतना का निर्माण कर रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, महिलाओं को, उनके साथ होने वाले शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। बच्चों को, अपने आने वाले कर्णधारों को हम असुरक्षित उत्तराखंड किसी कीमत पर नहीं देना चाहते। उनको किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का भय उनको नहीं देना चाहते। विरासत में
हम उनको सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, उनको सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब होकर हम उनको उत्तराखंड नहीं देंगे, उनको खतरों का उत्तराखंड नहीं देंगे। यह मेरा संकल्प है। मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प नहीं है, पूरी देवभूमि का संकल्प है। और देवभूमि के साथ साथ जो भी लोग पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि को जानते हैं, सनातन को मानते हैं। सरदारगंज तहसील परिसर में यूसीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर कैंप का लाभ लिया। और इस कैंप में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निवारण किया गया। और जिलाधिकारी रविंद्र जुड़ावा ने बताया कि उच्च दिवस के अंतर्गत 125 मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए गए। साथ ही बताया गया कि कैंप में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, छात्र छात्राओं के विभिन्न प्रतियोगिता आदि भी कराए गए। और वहीं सितारगंज शहर के व्यापारी सचिन गुप्ता ने बताया कि तहसील परिसर में समान नागरिक संहिता कैंप लगाया गया, जिससे वे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दुकान छोड़कर पहुंचे, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। आज जो है यूसीसी दिवस जो है पूरे प्रदेश में ही इसका आज आयोजन कराया गया। उसी क्रम में हमारी तहसील में भी जो है यूसीसी दिवस मनाया गया। इसमें हमने आज जो कैंप लगाया था, इसमें कई विभागों की प्रतिभागिता इसमें हुई और इसमें लगभग जो है 125 से ऊपर के आज में हमने रजिस्ट्रेशन जो करे गए हैं। बाकी इसमें हमारे कई विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करा, जिसमें हमने लेखन प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन हुआ, स्लोगन हुआ और आपका वाद विवाद प्रतियोगिता है। इन बच्चों को उसी क्रम में जो प्रथम द्वितीय तृतीय थे, इनको पुरस्कृत भी कराया गया। और यूसीसी के क्षेत्र में जिन सब रजिस्ट्रार द्वारा पिछले 1 साल में अच्छा कार्य कराया गया है, ऐसे 3 सब रजिस्ट्रार को भी आज हमारे द्वारा जो है सम्मानित करा गया है। और ये आज प्रसारित भी कराया गया कि किस तरह से लोग जो है यूसीसी की जो विभिन्न जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और अब रायपुर से खबर है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध युवा कथावाचक और जस गीत गायक युवराज पांडे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कथा के दौरान युवराज पांडे का दर्द छलक पड़ा, जहां उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गलती बस इतनी है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। अपनी विशिष्ट छत्तीसगढ़ी शैली में कथा वाचन और पचरा गीतों के लिए पहचाने जाने वाले युवराज पांडे ने ये बात बेहद भावुक होकर कही। वहीं बाद में सच बेधड़क न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशासन का आभार जताया। युवराज पांडे के कहने पर फिलहाल उन्हें प्रशासन की ओर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे संतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद जताई है कि कलाकारों और कथावाचकों की सुरक्षा को लेकर आगे भी प्रशासन सजग रहेगा, ताकि वे निडर होकर अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ा सके। आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया होने का मुझे ये मिल रहा है कि यहाँ पर भीड़ प्रशासन की सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। जी नहीं, पहले 2 दिन सिक्योरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मतलब भीड़ के हिसाब से, जनसैलाब के हिसाब से 2 दिन तो है भीड़ था ही नहीं। उसके बाद मेरे वीडियो वायरल होने के बाद फिर यहाँ पुलिसकर्मी लग गए हैं सुरक्षा के लिए, और यहाँ लग करके फिर अब सही ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। सर, अब किस तरह से प्रशासन का सहयोग मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़ा विषय बन गया था। उसको वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की भी काफी भावनाएं यहाँ पर भड़क रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की लापरवाही है। जी, अब देखो ये जो मामला है, ये तो पूरे प्रदेशवासी जो हैं इसमें थोड़ा सा आक्रोशित हुए थे, और मैं भी फिर विचार किया, यदि क्योंकि जो मेरे राज्य में जितने मेरे से प्रेम करते हैं या अन्य राज्य से प्रेम करते हैं, उन लोगों को बड़ा दुख हुआ था इस बात को लेकर के कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी को ऐसे ही अनदेखा क्यों किया जा रहा है। सच वेदड़क से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी बताया, भरोसा जताया कि प्रशासनिक जो पहल है, प्रशासन ने जो पहले 2 दिन में यहाँ पर सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, लेकिन अब सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता है और उस सिक्योरिटी के चलते हुए अब उनको कोई परेशानी नहीं। कैमरामैन शेखर रॉय के साथ आरव सिंह राजपूत, सच वेदड़क, रायपुर, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा के अस्थायी कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण अपने परिवार के साथ विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ गई है। काम बंद कर धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिलने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। लंबी बातचीत की। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि भुगतान नहीं होने तक वे धरने पे से नहीं उठेंगे। उनका ये भी कहना था कि हर साल 5% वेतन वृद्धि का आदेश है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि जोनल विभाग में कर्मचारियों को रायपुर हेड ऑफिस से वेतन नहीं मिल रहा है और फंड की कमी से
यहाँ पर समस्या बनी हुई है।